वेलकम गाइस एसएससी की यूट्यूब चैनल। आज मैं मैथ टेस्ट 69 का सॉल्यूशन लेके आया हूँ, जिसमें हम 10 क्वेश्चन के बारे में वन बाय वन स्टडी और सॉल्यूशन देखेंगे, एक्सप्लेनेशन कर देंगे। आपको काफ़ी क्वेश्चन जो कन्फ्यूज़न में हैं वो क्लियर हो जाएंगे, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इसलिए आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक अच्छे से देखना, वन बाय वन सारे स्टेप मैंने इसमें बताए हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे है। इफ़ सेक स्क्वायर 5 प्लस टेन स्क्वायर 5 इक्वल टू √3। तो गिवन क्या है? सेक लिख दीजिए, सेक स्क्वायर 5 की जगह मैं ए लिख देता हूँ, प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू √3 दिया है। ठीक है, अब फाइंड क्या करना है वो लिख देते हैं। फाइंड करना है सेक 4 ए, 5 की जगह मैं ए लिख रहा हूँ, कंफ्यूज मत होइएगा, माइनस 10 4 ए इक्वल टू, अब यहाँ ब्रैकेट में लिखते हैं सेक स्क्वायर ए ब्रैकेट का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस 10 स्क्वायर ए, इसका भी स्क्वायर कर दूंगा मैं, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके रूप में? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला आप सबको पता होगा, नहीं जानते हो तो मैं बता रहा हूँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो हम इसे अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई करने पे क्या होगा? उसके बराबर हो जाएगा आपका एक ब्रैकेट में सेक स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर ए। ठीक है, ये हो गया। और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। ठीक है, अब इसकी वैल्यू तो दी हुई है प्लस वाले की, तो प्लस वाली वैल्यू डाल दीजिए। सेक स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर √3 दिया हुआ है, तो आप उसको इसमें डाल दीजिए वैल्यू, इनटू ये जो सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए है ब्रैकेट में अलग से, इसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, ये आपको फार्मूला है, याद रखना होगा कि इसकी वैल्यू 1 होती है। तो √3 आ गया, बी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन था ये। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे है। A sum of money is paid back into annual installment of rupees 17,640 each, allowing 5% compound interest compounded annually. The sum borrowed was। क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर 17,640 रुपये की 2 वार्षिक किस्तें चुकाई जाती हैं, जिन पर 5% चक्रवृद्धि ब्याज लगाया जाता है, तो कितना धन उधार लिया गया था? इसका सोल्यूशन हम देखेंगे। पहली बात तो जिसने मेरी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास नहीं ली है वो ज़रूर ले लें। मैं वीडियो के लास्ट में आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहाँ पे क्लिक करके वहाँ पर जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास हैं वो देख सकते हैं। ठीक है, उससे आपको ज़्यादा ही क्लियर रहेगा। वहाँ पे शॉर्टकट फार्मूले, शॉर्ट ट्रिक फार्मूले दिए गए हैं। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है। पहली बात तो हमें किस्त पता है। ठीक है, तो हम अमाउंट का फार्मूला होता है वो लिख लेते हैं। ए इक्वल टू 1 प्लस R/100 होल टू द पावर n लिख लीजिए या t लिख लीजिए, जो आपका मन करे वो लिख लीजिए। ये टाइम, नंबर ऑफ टाइम को दर्शाता है। 1 साल है तो 1 लिखेंगे, 2 साल है तो 2 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो किस्त है वो 2 बार में दी गई है। ठीक है, तो और निकालना हमें क्या है? P फाइंड करना है। ठीक, तो P 2 रूपों में रहेगा हमारा। पहला तो P1 का रूप रहेगा, जो पहली किस्त दी जाएगी। उसके बाद एक P2 बनेगा। क्यों? P1 जो रहेगा वो अगले साल के लिए P2 बनेगा। तो इस तरह से P इक्वल टू P1 प्लस P2 लिख दिया मैंने। अब क्या करेंगे? हम सबकी वैल्यू रखते हैं। हमें A की वैल्यू पता है। A बराबर क्या दिया है आपको पता ही है, 17,640 रुपये दिया है। ठीक है, इस वैल्यू को हम रख के 1 बाय 1 निकालेंगे। तो P बराबर क्या होगा? फार्मूला पहले P बराबर वाला लिख लेता हूँ मैं, जिससे आपको क्लियर समझ में आए। 1 प्लस R/100। ठीक है, होल टू द पावर n। यहाँ R भी दिया है,
आर की वैल्यू 5% है, ठीक है। इंटरेस्ट रेट वो दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट रेट जो 5% का वो दिया है। टाइम क्या होगा हमारा 1 साल और 2 साल का है। एक बार 1 साल लेंगे, एक बार 2 साल लेंगे। तो P बराबर P1, ठीक है, प्लस P2 ये लिख दिया मैंने। यहाँ पर आप क्या करेंगे, ए जो है कॉमन है क्योंकि जो किस्त है वो 17,640 की है तो वो फिक्स है, ठीक है, वो चेंज होगा नहीं। बटे में जो रेट है इंटरेस्ट ऑफ रेट वो भी चेंज नहीं होगा, 5/100 हो जाएगा। पावर 1 होगा वो मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप समझ लेना। अब इसके प्लस हो जाएगा, ये तो 1 साल का हो गया, ठीक है। अब दूसरा साल वाला कितना होगा वो लिख लीजिए। दूसरा साल वाला 5/100 और इसके पावर जो होगी 2 हो जाएगी, ये हो गया। अब क्या करेंगे हम 17,640 कॉमन ले लेते हैं इसमें से, ठीक है, पूरे ब्रैकेट से बाहर निकालते हैं तो क्या बच रहा है वो देखना है आपको। तो क्या बचेगा, 1/20 हो जाएगा। और इतना शॉर्ट नहीं मारूंगा, आपको समझ में नहीं आएगा। 1 आ जाएगा, देखिए 5 और 100 है तो 1/20 हो गया, और जब एलसीएम लेंगे तो 21/20 हो जाएगा, ठीक। और पावर पूरा 1 रहेगा इसके। और अब सेम ऐसे ही उधर वाले में करेंगे तो फिर 21/20, लेकिन इसकी पावर क्या रहेगा, 2 रहेगा, स्क्वायर रहेगा, ठीक है। ये हो गया। अब आगे लिखिए 17,640। अब 21/20 है तो उल्टा हो जाएगा, इसका करेंगे अगर गुणा कराएंगे तो 20/21 से इसमें मल्टीप्लाई करा दीजिए, ठीक है। मल्टीप्लाई कराने से पहले इसको हम और शॉर्ट में सॉल्व कर लेते हैं, वो अच्छा रहेगा। ब्रैकेट के अंदर ही रखो, ठीक है। अब यहाँ पर लिख सकते हैं हम यहाँ पे 20 का स्क्वायर, इसको भी उल्टा कर देंगे क्योंकि 1 है। 21 का स्क्वायर यहाँ भी लिख दिया मैंने, ठीक है। ये हो गया 17,640। अब यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम क्या, 21 का स्क्वायर एलसीएम होगा, और जब उसको काटेंगे तो 20 × 21 हो जाएगा, ऊपर 20 × 21 यहाँ हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा, 20 का स्क्वायर डायरेक्ट रहेगा, ठीक है। ये हो गया, और बटे में क्या रहेगा, 21 का स्क्वायर रहेगा। अब 17,640 गुणे, अब देखिए 20 × 21 करेंगे तो 21 दूनी 42, 420 ये हो गया। 20 हम 400, तो ये मिला जुला के 820 हो गया। दोनों को जोड़ के आप सॉल्व करेंगे तो आपको 820 मिल जाएगा, ठीक है। बट्टे में क्या, 441, 21 यहाँ में क्या होता है, 441 होता है। अब क्या करेंगे, 441 से 17,640 काटेंगे आप तो 4 बार में जाएगा, ठीक है, क्योंकि 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 16 और 1 हाथ से ले 17 हो जाएगा, तो 17,640 हो जाएगा। तो ये कट पीट के 40 आ जाएगा, और गुणे इसके 820 है। अब इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो 32,800 आ जाएगा, जो ए ऑप्शन है, ठीक है। ए ऑप्शन करेक्ट। ये पूरा सोल्यूशन था इस क्वेश्चन का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन में दिया है, इफ़ a - 2 + 1/a + 2 = -1, देन फाइंड a + 2 का होल स्क्वायर प्लस 1/a + 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू। क्वेश्चन में क्या है, ए ऑप्शन 3 है, बी ऑप्शन 7 है, सी ऑप्शन 9 है, डी नन है। इनमें से एक ऑप्शन करेक्ट है, उसे आपको बताना है। इसका सोल्यूशन मैं 1 बाई 1 स्टेप वाइज बताऊंगा। काफ़ी लोग कंफ्यूज थे कैसे, क्यों, क्या आंसर होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में दिया है a - 2, उसको मैं लिख देता हूँ, a - 2 बटे प्लस 1/a + 2 ये दिया है। बहुत ईजी तरीका से मैं बताऊंगा आपको, बहुत ईजी वे से आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, a + 2 का होल स्क्वायर। अगर a - 2 को मुझे a + 2 बनाना है तो क्या करूँगा मैं, सोचो। इस a - 2 को, ये जो ब्रैकेट में ब्रैकेट लगा देता हूँ यहाँ पर, अगर मैं a - 2 को a + 2 बनाना चाहता हूँ तो क्या करूँ, इसमें 4 जोड़ दूँ। अगर मैं 4 जोड़ दूँगा तो a + 2 हो जाएगा। चलो यही करते हैं, तो हम जोड़ते हैं इसके अंदर क्या, 4, चलो जोड़ दिया, ठीक है, प्लस, और ये वाले को वैसे ही रहने दो भाई, क्योंकि क्वेश्चन में हमारा ये तो ऑलरेडी है ही है वैसे कि वैसा। ओके, अब आइए, चूँकि हमने इस साइड में 4 जोड़ा तो इस साइड में भी 4 जोड़ेंगे, तभी तो बैलेंस होगा ना।
भाई 4 रुपये इसको दिए तो दूसरे को भी 4 रुपये देंगे, तो दोनों बराबर बैलेंस और खुश रहेंगे। तो मैंने 4 इसको भी दे दिया, मतलब एडिंग 4 बोथ साइड। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ये क्या क्या बन गया, अब नया इक्वेशन जो तैयार हुआ वो क्या होगा, वो देखिए आप यहाँ पर a+2 हो गया। ठीक है, इक्वल टू ये -1 + 4 है, मतलब अपोजिट साइन में होता है तो घट जाता है, और जो बड़ा साइन वाला नंबर होता है उसी का चिन्ह यूज किया जाता है। तो -1 + 4 3 आ जाएगा, +3 आता, क्योंकि +4 है, 4 बड़ा है इसलिए 3 लिखा है, प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो छिपा रहता है हमेशा। चलो यहाँ ब्रैकेट लगा दिया। अब क्या कर सकते हैं, इसका क्वेश्चन में जिस हिसाब से पूछ रहा है इसी का स्क्वायर पूछ रहा है, तो स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, हम दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब देखिए क्या मिलता है, a+2 का, अब बोथ साइड का स्क्वायर करना है, मतलब हमको एक साथ ही लिखना है यहाँ पे, क्या, इन दोनों को एक साथ लिख देंगे और तब स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, यहाँ मैं मझला कोष्टक लगा देता हूँ जिससे कन्फ्यूज़न ना हो, क्लियर समझ में आए। ये हो गया, बराबर यहाँ 3 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी स्क्वायर लिख देता हूँ। अब स्क्वायर करते हैं, तो a + b² + 2ab, फार्मूला क्या होता है हमारा, मैं वो फार्मूला लिख देता हूँ। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है वो लिख दूंगा तो आपको थोड़ा क्लियर समझ में आएगा। a² + b² + 2ab, बट इस क्वेश्चन में a+2 जो है वो a का रोल निभा रहा है, वो a का पूरा काम कर रहा है। ठीक है, और b का काम कौन कर रहा है, 1/a+2। तो इसलिए क्या करेंगे हम, a+2 का होल a+2 का स्क्वायर करेंगे फार्मूले के अकॉर्डिंग। तो हम लिखेंगे यहाँ पर a+2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक, बटे में a+2 का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया, बराबर नहीं, प्लस 2ab, 2 लिखिए, इनटू a की जगह क्या है, a+2 है तो a+2 लिख दिया मैंने। b क्या है, 1/a+2 है। ठीक है, वो लिख दिया हमने। ये हो गया, बराबर 9 हो जाएगा इधर। ठीक है, अब देखिए यहाँ a+2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ पे a+2 लिख ही दे रहा हूँ मैं। ठीक है, स्क्वायर ये हो गया, प्लस 2ab, देखिए यहाँ पे a+2 और बटे में भी a+2 है तो कट जाएगा, तो बचेगा 2, तो 2 लिख देता हूँ मैं, +2 लिख देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ 9 लिख देता हूँ। फिर हम 2 को उधर भेज के इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, a+2 का होल स्क्वायर प्लस 1/a+2 का होल स्क्वायर। ठीक है, बराबर 9 - 2 = 7। तो बी ऑप्शन जो है वो दिया है, बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्लियरली, और आसान तरीके से मैंने बता रखा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 3 persons undertake to complete a piece of work for 1200 rupees. The first person can complete the work in 8 days, second person in 12 days, and third person in 16 days. They complete the work with the help of a fourth person in 3 days. What does the fourth person get amount? क्वेश्चन में है, 3 व्यक्तियों ने किसी काम को 1200 रुपये में पूरा करने का जिम्मा लिया। पहला व्यक्ति उस काम को 8 दिन में, दूसरा 12 दिन में तथा तीसरा 16 दिन में पूरा कर सकता है। वे सब चौथे व्यक्ति की मदद से काम को 3 दिन में समाप्त कर लेते हैं। तो चौथे व्यक्ति को कितना धन मिलेगा? ठीक है, कर लेते हैं। तो की लिखा है मैंने हिंदी में, तो लिखना चाहिए था। तो चौथे व्यक्ति को कितना धन मिलेगा, यही क्वेश्चन है। आइए सॉल्व करते हैं। रामबाण इलाज, वन डे वर्क निकालो और बजा दो। ठीक है, तो वन डे वर्क तो पहले चौथे व्यक्ति का हमें पता होना चाहिए। ठीक है, वन डे वर्क क्या होगा, तो चौथे व्यक्ति का वन डे वर्क करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले सबका वन डे वर्क निकालते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। वन डे वर्क पहले व्यक्ति का, फर्स्ट पर्सन वन डे वर्क,
वन डे वर्क कितना होगा 1/8। सेकंड पर्सन का देखो मैं ऐसे ऐसे लिख देता हूँ, इसका मतलब आप लोग समझते हैं ना, सेम चीज़ जो ऊपर लिखी हुई है। तो यहाँ पे 1/12 लिख देता हूँ, ठीक। 1/12 हो गया। थर्ड का तो पता 1/16 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 16 दिन में पूरा काम कंप्लीट करता है, तो एक दिन का काम 1/16 होगा, हमेशा 1 के बटे कर देते हैं। क्लियर। आइए नेक्स्ट चौथे का पूछते हैं। फोर्थ का क्या हुआ, फोर्थ का हम मान लेते हैं, ठीक है, एक्स मान के हम कर लेते हैं इसको, क्योंकि एक्स उसको फाइंड करना पड़ेगा हमें टोटल वो काम अकेले फोर्थ वाला कितना दिन में समाप्त कर सकता है। तो हम इसको 1/x ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ, लेट फोर्थ कंप्लीट वर्क, फोर्थ पर्सन कंप्लीट वर्क इन x डेज, ठीक है। मान लिया चौथे व्यक्ति ने x दिन में काम को समाप्त किया है, या एक दिन में वो काम समाप्त कर सकता है, उसकी कैपेसिटी क्या है, एक दिन में समाप्त कर लेगा, इसलिए वन डे वर्क निकाल लिया, 1/x आ गया। क्लियर। अब आते हैं क्या, जब वो चारों मिलकर काम करते हैं तो कितना दिन लगता है, 3 दिन लगता है, ठीक है। तो चारों का मिलाकर वन डे वर्क निकालेंगे, हमेशा हमें काम करना है कि वन डे वर्क जरूर निकालना है, ठीक है। तो हमने बारी बारी से निकाला भी, तो 1/1। अब क्या करेंगे, टुगेदर टुगेदर वर्क ऑफ ऑल 4, टुगेदर वन डे वर्क ऑफ ऑल 4 पर्सन कितना हो जाएगा, इक्वल टू 1/3। 3 पूरा काम ख़त्म करते हैं चारों मिलकर 3 दिन में, तो वन डे वर्क क्या होगा 1/3। मैंने जैसा बता रखा 1 के बटे लिख देते हैं, तो वो लिख दिया मैंने। अब क्या करेंगे, उन चारों का वन डे का वर्क जो है यहाँ पे लिख सकते हैं हम, प्लस यहाँ पे, ठीक है, 12 प्लस 1/16 प्लस 1/x बराबर 1/3, ये हो गया। अब क्या करना है, एलसीएम लेना है हमें, ठीक है, और x की वैल्यू बार फाइंड करनी है। तो पहली बात तो 1/x को इधर रखो, बाकी को सब उधर भेज दो, ठीक है। 1 माइनस यहाँ पे लिख दो 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/16, ठीक है। ये सॉल्व करते हैं हम, पहले तो अंदर ब्रैकेट वाला निपटाओ, फिर आगे का देखते हैं। तो 8, 12, 16, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, अब देखें 48 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 48 जब एलसीएम लेंगे तो 6 + 4 + 3 हो जाएगा, इधर बट्टे में 48 हो जाएगा, 48 एलसीएम आया था। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1/3 माइनस यहाँ पे कितना होगा, 6, 4, 10, 3, 13/48 हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर से एलसीएम ले लेते हैं, तो 3 और 48 में 48 एलसीएम हो जाएगा, 16 बार जाएगा तो 16 माइनस 13 आएगा, ठीक है, बटे 48 हो जाएगा, ये हो गया। तो 3/48 आया, ये 3/48 बराबर 1/16। इसका मतलब क्या है, एक्स बराबर क्या हो गया, 16 हो गया। 16 डेज में वो काम कंप्लीट कर लेगा फोर्थ पर्सन, ठीक है। लेकिन पूछा हमसे कुछ और है क्वेश्चन में, फोर्थ पर्सन को पैसे कितने मिलेंगे वो पूछा है। तो पहले तो हमें रेशियो निकालना पड़ेगा कामों का, ठीक है, कि भाई सब कितने कितने दिन में करते हैं, उन कामों का हम रेशियो निकाल लें। तो पहला फर्स्ट ऐसे लिखता हूँ जो शॉर्ट में, फर्स्ट रेशियो, सेकेंड, थर्ड, फिर फोर्थ, इक्वल टू 1200 रुपीज़ इनको मिलता है, ठीक है। तो जो रेशियो वैल्यू है वो हमें तो पता नहीं है, वो हम निकालना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो आप कैसे निकालोगे, तो 8 दिन में काम करता है, एक 12 दिन में काम करता है, एक 16 दिन में काम करता है, और एक जो है वो भी 16 दिन में काम करता है। तो 16, 16, 32 और 32, 12 जो भी आएगा, मतलब आपको क्या करना है, इसको लिखो। तो यहाँ हम वन डे काम का रेशियो निकाल लेंगे 1/8,
रेशियो 1/12, 1/16, रेशियो 1/16। 8 दिन में वो काम पूरा कंप्लीट करता है फर्स्ट पर्सन, 12 दिन में सेकेंड वाला, थर्ड वाला 16 दिन में, फोर्थ वाला भी 16 दिन में। तो उसको हमने निकाल लिया। अगर इसमें क्या करेंगे, 1/8 जो है 1/12 है, 1/16, 1/16, तो इसमें अगर सबका एलसीएम ले तो 48 आएगा। तो उससे डिवाइड करके 6/4/3/3 आ गया। अगर एक की किसी भी पार्ट की बात करें, अभी ये क्या है, 1200 रुपये में टोटल काम करते हैं, 1200 रुपये मिले इनको। तो हम फोर्थ पर्सन के लिए जो निकालेंगे, फोर्थ पर्सन अमाउंट कितना होगा, फोर्थ पर्सन अमाउंट बराबर, देखिए फोर्थ पर्सन 3 नंबर, 3 है, ठीक है, 6/4/3/3, और टोटल रेशियो का जो ऐड है वो कितना हो रहा है, 6 4 10 3 13 3 16, तो 3/16 गुणे 1200, जो 1200 रुपये, तो 1200 रुपये को अब 16 से काट देंगे। तो यहाँ पर आपका 3 गुणे 75 आएगा, क्योंकि 16 से अब जब 1200 को काटोगे तो 16 से 112 और 16×5 80, बराबर आ जाएगा ये 225 रुपये। ऑप्शन सी जो है, सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 स्टेटमेंट और लॉजिक्स से है। जैसा कि क्वेश्चन है, कंक्लूजन दिया है, स्टेटमेंट दिया है, इसको आपको पढ़ के इसमें जो भी स्टेटमेंट दिया होता है उस पर जो कंक्लूजन दिए गए हैं उसके बेसिस पे कौन सा कंक्लूजन स्टेटमेंट को फॉलो करता है वो आपको देखना होता है। ठीक है, मैं हिंदी में ही पढ़ता हूँ। बयान कथन, जीवन का अर्थ है चिंता और तनाव। ठीक है, लाइफ है तो उसमें क्या होती है, स्ट्रगल होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, खुशी भी होती है, सैडनेस भी होती है, सारी चीज़ें होती हैं। तो वो यहाँ पे लिखा है जीवन का अर्थ है चिंता और तनाव, स्टेटमेंट है उसका। ठीक है, चिंता और तनाव का जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, ये बिल्कुल सही है। चिंता और तनाव अगर आप करते हैं तो आपके हेल्थ का पर प्रभाव बुरा पड़ता है, और ऊपर से आपका जो ग्रोथ रेट है वो कम हो जाता है, काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। अब इस बेसिस पे निष्कर्ष निकाला हुआ है जीवन जीने लायक नहीं है। सेकंड है तनाव से बचना चाहिए। तो जीवन जीने लायक नहीं है एक बिल्कुल इलॉजिकल चीज़ है, क्योंकि जीवन जीने के लिए इंसान इस दुनिया में आता है, और इस चिंता और तनाव की वजह से वो जीवन जीने लायक नहीं है। तो क्या जीने लायक है, ये बिल्कुल ही एप्रोप्रिएट नहीं है, सूटेबल नहीं करता है निष्कर्ष। और सेकंड है तनाव से बचना चाहिए, ये भी सही है कि तनाव से अगर हम एस्केप करें, बचें, अपने को तनाव को कन्वर्ट करें खुशी में, हैप्पीनेस में, सैडनेस को दूर रिमूव करें। ठीक है, तो हमारा जीवन अच्छा हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है ए ऑप्शन, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज। इंग्लिश वाले पोर्शन में देखिए ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज। बी ऑप्शन ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो। तो ओनली फर्स्ट फॉलोज ये तो बिल्कुल काम नहीं करता, क्योंकि जीवन अच्छा है, सुखमय है और जीने लायक है, इसीलिए दुनिया में इंसान आता है। तो ए तो फॉलो नहीं करता, बी फॉलो करता है, तनाव से बचना चाहिए। ठीक है, बाकी सी और डी भी नहीं फॉलो करेंगे, इसलिए आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ था नहीं स्पेशल, बस इतना ही था। ये लॉजिक बेसिस क्वेश्चन है, तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 रीजनिंग का है। इन अ रो ऑफ गर्ल्स, Kamala is 9th from the left and Veena is 16th from the right. If they interchange their position, Kamala becomes 25th from the left. How many girls are there in the row? ठीक है, क्वेश्चन में है, हिंदी पोर्शन में है। लड़कियों की एक पंक्ति में कमला बाई से 9वें स्थान पर तथा वीणा दाएं से 16वें स्थान पर है। यदि वे अपना स्थान बदल लेते हैं तो कमला बाएं से 25वें स्थान पर आ जाती है। पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं? तो शॉर्ट ट्रिक है इसका, सिंपल सा शॉर्ट ट्रिक फार्मूला इसका कि भाई लेफ़्ट प्लस राइट इक्वल टू टोटल प्लस 1। ठीक है, तो लेफ़्ट से चूँकि स्थान चेंज हो जाता है, ठीक है, तो जो वीणा दाएं से 16वें स्थान पर है। ठीक है, यदि वे अपना स्थान बदल लेते हैं, मतलब वीणा की जगह कमला चली गई, तो जो 16वां स्थान है वो 25वां बन जाता है। तो लेफ़्ट से हम 16 ले लेंगे, 16 लेफ़्ट से 25 ले लेंगे, 25 दिया, प्लस यहाँ पर दाएं से 16 ले लेंगे। ठीक है, दोनों की पोजीशन हमें पता चल जाएगी। सेम पर्सन की पोजीशन है एक जगह से दूसरी जगह जाने के बाद। तो यहाँ से टोटल निकाल लीजिए आप।
टोटल बराबर 25, 16, 41 और -1 बराबर 40 आ गया। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये मन में भी कर सकते हैं आप सॉल्व, बहुत ही ईजी तरीका है इसका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 ये भी रीजनिंग का है। 5 बॉक्सेस ABCD एंड E are placed one above the other. If A is above B, C is above D, but below E and D is above A, which box is in the middle? 5 बॉक्स ABCD और E एक के ऊपर एक हैं। बाप रे बाप, सब एक के ऊपर एक हैं रखे हुए हैं। यदि A B से ऊपर है, A B से ऊपर है और A B से ऊपर है, C D से ऊपर है, लेकिन E से नीचे है, और D ए के ऊपर है, तो कौन सा बॉक्स मिडिल में है, मध्य में है? आइए सॉल्व करते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो पहला क्या दिया है, यदि ए बी से ऊपर है, क्वेश्चन में सेकंड लाइन है, यदि ए बी से ऊपर है, तो मैं लिख देता हूँ ए बाई बी। बाई क्या है, वो मतलब नीचे है, मतलब वो रखने वाली जगह है, उसके ऊपर ए है। ए बाई बी का मतलब ए बी से ऊपर है। ठीक है, ये हो गया, ये तो एक स्टेटमेंट है। फिर बोलता है सी डी से ऊपर है, तो सी डी से ऊपर है तो सी बाई डी लिख देता मैं, जो ऊपर रहेगा उसको मैं ऊपर लिखूँगा। ठीक है, लेकिन ई से नीचे है, तो सी जो है डी से ऊपर है लेकिन ई से नीचे है, तो भैया ई ऊपर कर दूंगा मैं। फिर से यहाँ पे कर दिया मैंने ई बाई सी बाई डी। अब क्या बोला, ये हो गया। अब कहता है और डी ए के ऊपर है, ये देखो डी ए के ऊपर है, तो मैं इसके बटे ए लिख देता हूँ भाई, डी ए के ऊपर हो गया। ठीक है, और पहला जो अब देख लो, पहला जो स्टेटमेंट था उसमें बोलता था कि ए बी के ऊपर है, तो इसका मतलब बी सबसे नीचे हो गया। अब मिडिल में पूछ रखा था, तो मिडिल में देखो कौन दिख रहा है, डी दिख रहा है। ठीक है, तो डी इज़ इन द मिडिल। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। सिंपल तरीका, 1 बाई 1 मैंने सारा बता दिया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है, इफ़ ऑनेस्टी इज रिटर्न एज 513246 एंड पॉवर्टी रिटर्न एज 7192 हाउ इज हॉर्स रिटर्न इन सर्टेन कोड? ऑप्शन दिया है 50124, 51042, 51024, 52014। यदि ऑनेस्टी को 5132 और पावर्टी को 7192 लिखा जाता है, तो हाउस को निश्चित कोड में कैसे लिखेंगे? तो ऑनेस्टी लिख लेते हैं हम, ऑनेस्टी पहले। ठीक है, ऑनेस्टी का कोड क्या है वो लिख लें, 513246 ठीक है। अब यहाँ पर पावर्टी का लिख लें, पावर्टी इसका लिख लें, तो यहाँ पर लिखा है 719268। ठीक है, अब इसको अब हमें फाइंड क्या करना है, हॉर्स का फाइंड करना है। तो इसमें एच ओ का देखिए 51 कोड है, इसमें ऑनेस्टी में एच ओ का 51 कोड है। तो 51 कोड बाई ऑप्शन देखिए, 51 कोड किस में है, ए में नहीं है, बी में है 51 कोड, सी में 51 कोड है, डी में नहीं है। तो मतलब ए और डी ऑप्शन गए, ये तो होंगे नहीं बिल्कुल। बी ऑप्शन या सी ऑप्शन में से एक होगा। तो बी और सी ऑप्शन में देखिए कॉमन क्या है, 510 दोनों में है। तो 510 तक तो हमें देखना नहीं, लास्ट का 42 और 24 इसमें कन्फ्यूजन है। तो हॉर्स मतलब एस ई का कोड हमें देखना पड़ेगा कि हाँ क्या सही है। तो देखिए ऑनेस्टी में यस है, उसके सामने जो कोड है वो 4 का है, तो 4 पहले आ गया, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो कोड होगा वो 51042 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यही सॉल्यूशन था इसका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 मैट्रिक्स का है। 2 टेबल दिए हुए हैं, मैट्रिक्स 1 मैट्रिक्स 2। इनसे आपको कोड फाइंड करना है, किसका, कॉर्क का कोड फाइंड करना है। तो पहले सी का कोड फाइंड करें। तो सी का कोड अब देखिए, पहले सी कहाँ पर है, किस मैट्रिक्स में है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स में सी है, और उसके लिए कोड क्या क्या है। तो अब बाई ऑप्शन हम जाएंगे, 42 है कोड क्या सी का, वो देखिए पहले आप। तो सी का कोड पहली लाइन में 0 1 2 3 4 के सामने सी है, हाँ है। ठीक है, ऊपर 2 है, मतलब 42 भी कोड है उसका। ठीक है, बी ऑप्शन में देखिए
42 कोड है, 23 है, 23 कोड है क्या बी ऑप्शन में, 23 भी है कोड, ठीक है। सी ऑप्शन में देखिए 11 कोड है क्या, 11 कोड भी है, क्योंकि 1 इधर से भी मैच कर रहा है, 1 इधर से भी मैच कर रहा है। डी देखिए, डी ऑप्शन में 30 है, 30 भी है क्या, 30 भी है, मतलब ये सी का पूरा कोड मिल रहा है। 42 भी है, ठीक है, कोड जो है 42, 23 और 11 और 30 ये है, सब में मैच कर रहा है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ओ पे चलते हैं। ओ के लिए, ओ में देखिए 21 है क्या, 21 हाँ है, 33 है क्या, 33 भी है, 40 देखो 40 भी है, ठीक है। और 14 देखो 14 भी है, मतलब ये भी है कोड 21, 33, 40 एंड 14 ये हो गया। आर का देख लो, आर के लिए कोड 67 है, आर के लिए 67 है, ठीक है। 86 देखो, बी ऑप्शन में 86 है, थर्ड नंबर पे, उसमें देखो 86 पे आर का कोड है, ठीक है। तो यहाँ पे 67 भी है और 86 भी है, 55 देखिए 55 भी है, उसके बाद 97 देखिए, 9 और 7 के सामने यहाँ पे टी है, मतलब डी ऑप्शन नहीं होगा, यहाँ क्या है, डी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि 97 नहीं है, ठीक है। 97 नहीं है, 97 बिल्कुल आर का कोड नहीं है, तो डी ऑप्शन गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, लास्ट ऑप्शन जो के लिए कोड है वो देखेते हैं। तो डी ऑप्शन तो सही नहीं, ए और बी सी में तीनों में से देखेंगे। 58 आर के का कोड है, वो देखेंगे आप, 58 के का कोड है, 58 के का कोड नहीं है, ठीक है। तो ए ऑप्शन भी गया, ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। और बी ऑप्शन में 85 के का कोड है, 85 भी नहीं है, तो बचा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप समझ गए होंगे कैसे किया मैंने, 1 बाय 1 मैंने बता दिया है। इसका पिछला क्लास जिन्होंने लिया होगा उनको बिल्कुल समझ में आया होगा कि कौन सा रो है कौन सा कॉलम है, ठीक है। पहले हम हमेशा कॉलम से फिर रो में जाते हैं, मैच करते हैं कोड को और यहाँ पर लिखते हैं, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, बाय फिगर कुछ रिलेशनशिप दिया हुआ है, वो बाय फिगर आपको बताना होता है। जैसे चूज फ्रॉम द 4 डायग्राम्स गिवन बिलो द वन दैट इलस्ट्रेट द रिलेशनशिप अमंग लैंग्वेज फ्रेंच एंड जर्मन। कौन सा संबंध भाषा फ्रेंच और जर्मन भाषा को दिखाता है। अब यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन है, इसमें सर्किल बनी हुई है, सर्किल के अंदर भी सर्किल बनी हुई है, तो क्या है, तो आपको पहले तो इनको समझना होगा, लैंग्वेज फ्रेंच एंड जर्मन, इनका क्या होगा, हमको पहले एक डायग्राम बना लेना है। देखिए लैंग्वेज लिखा आपने, लैंग्वेज के पार्ट हैं क्या फ्रेंच और जर्मन, ये आपको देखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई फ्रेंच और जर्मन 2 भाषाएं हैं जो लैंग्वेज के अंडर में आ जाएंगी। अगर हम भाषा की बात करें, भाषा का पार्ट है कौन, फ्रेंच और जर्मन, तो ए ऑप्शन बैठेगा क्या, नहीं बैठेगा, क्योंकि फ्रेंच और जर्मन एक दूसरे में, अगर फर्स्ट ऑप्शन में जाते हैं हम, तो लैंग्वेज के अंदर जर्मन तो आ गया, ठीक है, लैंग्वेज के अंदर जर्मन आ गया या फ्रेंच आ गया, लेकिन जो इस दूसरा जो सेपरेट सर्किल है उसको हम नहीं डिफाइन कर सकते, क्योंकि ऐसा कुछ सेपरेट है नहीं, लैंग्वेज के अंदर में तो आ गया। अब बी ऑप्शन जो है उसमें 2 सर्किल एक दूसरे क्रॉस कर रही हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, फ्रेंच और जर्मन 2 लैंग्वेज हैं, एक दूसरे में मैच करती हैं, और एक तीसरा अलग हो जाएगा, वो भी नहीं मैच करता। सी ऑप्शन में चलते हैं, सी ऑप्शन में एक बड़ा सर्किल है, उसके अंदर 2 सर्किल हैं, तो ये मैच करता हुआ मुझे दिख रहा है। क्यों, क्योंकि लैंग्वेज हैं दोनों, लैंग्वेज एक बड़ा पार्ट हो गया और उसके अंदर फ्रेंच और जर्मन समाहित हो गए, तो ये सी ऑप्शन करेक्ट लग रहा है, ठीक है। डी ऑप्शन भी नहीं होगा, क्योंकि डी ऑप्शन में दोनों सर्किल एक दूसरे क्रॉस कर रही है, तो फ्रेंच और जर्मन क्रॉस करने का मतलब ये है कि फ्रेंच और जर्मन आपस में घुली हुई, मिली हुई, काफ़ी मिलती जुलती लैंग्वेज है, तो ऐसा है नहीं, तो इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ये पूरी क्लास थी इस टेस्ट की, आई होप आपको समझ में आया होगा। जिन्हें PDF फाइल इसकी चाहिए वो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, टेलीग्राम पे जाए @SSCIQQ लिखे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके PDF वहाँ से डाउनलोड कर सकता है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट भी कीजिए कैसा रहा ये सेशन।
थैंक यू, टेक केयर, बाय।